जय हिंद दोस्तों दुनिया इस समय पर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ पुतिन है जो यूक्रेन से इस समय नाराज चल रहे हैं और दूसरा यूरोपियन देश और खासकर अमेरिका है जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम रशिया के अगेंस्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं दोस्तों, असलियत में कि मामला क्या है ये यूक्रेन का, पुतिन का और सब चीजों का, और यहां असलियत में यूक्रेन नाम के कंट्री की गलती क्या है जिसकी वजह से उसे ये सारी समस्याएं भुगतनी पड़ रही हैं। अगर आप यहां पर देखते हैं यूक्रेन, आप इसे अगर मैप में उठाकर देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहां पर ये यूक्रेन नाम का देश साफ नजर आ जाएगा इधर। अब सवाल समझिए असलियत में कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश या यूरोप के और एशिया के बहुत सारे देश ऐसे थे जो किसी टाइम पर इस यूएसएसआर यानी यूरोप का हिस्सा, ये रशिया का हिस्सा होते थे। अब आप इसमें अगर यहां देखते हैं तो ये यूक्रेन हो गया और यहां से ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान ये हो गए, और इसके बाद आप इसे बॉर्डर मानकर देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे। अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर यहां पर तो तीन देश जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, यहां यूक्रेन, बेलारूस, यहां लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इधर से लेकर 5 ये देश हो जाएंगे। और भी काफी सारी पार्ट्स थे जो नॉर्मली देखा जाए तो ये पूरे का पूरा यूएसएसआर होता था, और ये बिल्कुल ऐसा ही था कि यूएसएसआर ये फैमिली होती थी। और रही सही यहां पर बहुत से देश ऐसे होते थे जो रशिया जैसी इनकी सरकारें होती थी, कि मतलब ठीक है रशिया जैसी सरकारें होती थी। ये जो यूएसएसआर था ये अपने आप में रशिया सबसे बड़ा भाई और इसके साथ में 14 इसके छोटे भाई। रशिया सबसे बड़ा भाई, 14 इसके छोटे भाई, या यूं कहो उसके डोमिनियन, और उसके बाद इनकी एक आइडियोलॉजी। नॉर्मली लोगों को लगता है कि यहां पर ये कम्युनिस्ट हैं, कि पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती थी, सोवियत यूनियन होता था और इसी सोवियत के नाम पर, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। सोवियत के नाम पर नहीं, बल्कि यहां अगर आप देखेंगे रशियन जो रेस है, रशियन रेस के नाम पर यह सारा काम हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहां शुरू से उठाकर देखना शुरू करें तो आज से नहीं, पिछले लगभग 1000 साल से जार निकोलस से लेकर पीटर द ग्रेट से लेकर सारे के सारे यहां पर ये इतने बड़े इलाके में रशियन रेस का डोमिनेंस था। रशियन जो प्रजाति है, रूसी प्रजाति है, उसका डोमिनेंस है। यहां रूसी लोग प्रभावित थे, ताकतवर थे, दे वर पावरफुल। और असलियत में ये जो रूस थे, रशियन थे, ये इतने ज्यादा पावरफुल थे, ताकतवर थे और सबसे बड़े इलाके पे रूल करते थे कि इन्होंने फिनलैंड से लेकर, स्वीडन से लेकर, कई मामलों में नॉर्वे तक, इधर से पोलैंड से लेकर, यूक्रेन से लेकर रोमानिया, इस इलाके तक अपना दबदबा, अपना कब्जा बना रखा था। और ये जो फ्रेंच रेस थी, ये जो जर्मन रेस थी, ये जो यूनाइटेड किंगडम था, स्पेनिश थे, इटालियन थे, यहां तक कि ऑस्ट्रिया भी था ये, और इधर टर्क्स जो थे, ये सारे के सारे रशिया से हमेशा डरते थे। सोच के देखिए, रशिया ईस्टर्न यूरोप में भी लड़ रहा होता था, रशिया जापान से भी लड़ रहा होता था, रशिया चाइना से भी लड़ रहा होता था, रशिया अफगानिस्तान में भी लड़ रहा होता था। बहुत बड़ा पावर था। और साथ में दो जिसे कहते हैं सुपर पावर्स बनाने वाले, या दो सुपर हीरोज ऑफ दिस वर्ल्ड, या यूं कहें डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, नेपोलियन और हिटलर। इन दोनों को पूरी दुनिया में कोई ताकत खत्म नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ रशिया ने खत्म किया। अब आप अंदाजा लगाइए रशिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितना जबरदस्त रहा है।
अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा और उसके बाद ये जो रशिया है ये शुरू से कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेसी के अंदर रहा है, निरंकुशतावाद के अंदर रहा है, डेस्पोटिज्म में रहा है। पहले जार सीजर होता था, जार होता था जो डेस्पोटिक था, उसके बाद कम्युनिस्ट रजीम आई जो डेस्पोटिक थी, सिंगल पार्टी रूल था और जो एक बंदा ऊपर बैठा होता था बस वही होता था। शॉर्ट में देखिए रशिया इतना ज्यादा ताकतवर था और ये जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं ये अक्सर रशिया से परेशान रहते थे। इनकी दुश्मनी आज से नहीं है, इनकी दुश्मनी सालों से है और सालों से नहीं सदियों से है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, यूं कहें मोटा मोटा कि अप्रोक्सीमेट 1000 इयर्स के आसपास से। यहां रशियन है जो अपने आप को स्लाव मानते हैं और साथ में अब ये क्रिश्चियन भी हैं। अब स्लाव हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वास्तव की बात है ये डोमिनेट कर रहे हैं और इनका पूरे ईस्टर्न यूरोप में, इसी का ईस्टर्न यूरोप में, इस वेस्टर्न यूरोप के पोलैंड से लेकर इस पूरे इलाके तक रशिया का काफी ज्यादा डोमिनेंस हमेशा से रहा है, हमेशा से ये ताकतवर रहे हैं। अब ऐसे में सोचकर देखिए यहां पर पावर प्ले चेंज होना शुरू होता है कि यहां अभी यूक्रेन की गलती बताऊंगा कि यही रशियंस इस इलाके में भी हैं और इसी रशियन लैंग्वेज और कल्चर का प्रभाव एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के अंदर भी है। समझे, इसी कल्चर का जो डोमिनेंस है वो आपको बेलारूस के अंदर भी मिलेगा और इसी कल्चर का डोमिनेंस यहां पर यूक्रेन के अंदर भी मिलेगा। अब बेलारूस या कुछ भी है उसे तो आप देख सकते हैं कि चलो ठीक है, मामला जैसा भी है। यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी और इससे इंडिया को भी एक लेवल लॉजिकली आपको देखने का मौका मिलेगा। असलियत में यूक्रेन, भाई यहां ये 3-4 कंट्रीज हैं, ये कहलाएंगी वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और ये लगातार अपनी पावर बढ़ा रही हैं, अपनी डोमिनेंस बढ़ा रही हैं और रशिया के जितने भी फ्रेंडली नेशंस थे उनको अपने साथ मिलाकर अपना कुनबा बढ़ा रही हैं और यहां पर नाटो ताकतवर हो रहा है। रशिया इस चीज को देख रहा है कि भाई हम ताकतवर थे और ये हमसे डरते थे और आज ये ताकतवर हो रहे हैं और हमें डर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा, लेकिन ये 3 कंट्रीज नाटो के साथ हो गए। बेलारूस को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन यूक्रेन इन सबकी दोनों की लड़ाई में फंस गया। यूक्रेन के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई, लेकिन समस्या यह थी कि डेमोक्रेसी के अंदर भी, लोकतंत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा नजर आ रहा था। ऐसे में एंटी रशिया, देखो डेमोक्रेसी की खास बात क्या होती है, जैसे ही आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है तो वहां पर सही बोलने वाले कम और ओवैसी और धर्म संसद के लोग ज्यादा आते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। जैसे ही डेमोक्रेसी आई, एंटी रशिया कैंपेन शुरू हुआ और एंटी रशिया कैंपेन के साथ साथ कहीं ना कहीं एंटी रशियन कैंपेन शुरू हो गया। यह बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी देश में कि एंटी रशिया को एंटी रशियन बना देना, यानी एंटी रशियन रेस और एंटी रशियन लैंग्वेज। रशियन यहां पर रेस यानी प्रजाति और लैंग्वेज यानी भाषा दोनों थी। यहीं से परिस्थितियां बदलती हैं दोस्तों। यहां असलियत में डेमोक्रेसी जैसे ही आई, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने यहां पर जानबूझकर यूक्रेनियन वर्सेस रशियन कर दिया। यूक्रेनियन वर्सेस रशियन कर दिया कि भाई हम 80% यूक्रेनियन हैं और 20% रशियन हैं। यहां 80% यूक्रेनियन और इन 80% में से 20% प्योर यूक्रेनियन थे, 60% वो लोग थे जो यूक्रेनियन और रशियन दोनों जो जानते थे और 20% रशियन थे।
यानी इस पूरब वाले हिस्से में रशियन ज्यादा थे, ठीक है, और इस इलाके 20% में जो है यूक्रेनियन ज्यादा थे। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उन्हें रशियन नहीं आती थी। और इस 20% इलाके के अंदर केवल और केवल रशियन बोलने वाले लोग थे, उन्हें यूक्रेनियन नहीं आती थी। और 60% इलाके के अंदर जो है वो यूक्रेनियन और रशियन बोलने वाले, दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। लेकिन किसी वजह से क्या हुआ, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स ने घटिया रूप ले लिया और उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि जो यूक्रेनियन लैंग्वेज है, यूक्रेनियन इज द ओनली लैंग्वेज। यहां इंडिया वालों को समझना पड़ेगा कि जब आप एक सोसाइटी को उसके धर्म या समाज के नाम पर या भाषा के नाम पर या संस्कृति के नाम पर नकार देते हैं, तो वो सोसाइटी आपको नकार देती है कि भाई यूक्रेनियन इकलौती भाषा है, रशियन को लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। और ये कहा आप यदि यूक्रेनियन सीख सकते हैं तो यूक्रेनियन सीखो, वरना आप यूक्रेनियन नहीं हो। तो वो ये कहते हैं हम यूक्रेनियन नहीं हैं एंड वी आर रशियन। क्रीमिया के ऊपर रशिया का हमला, कब्जा, और क्रीमिया 2004 में रशिया के कब्जे में, और लगभग एक 20% बड़ा इलाका जो है अब वो कहीं ना कहीं रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब यहां रिवोल्ट हो गया, रशिया ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। मामला अगर थम जाता तो शायद बात थी, क्योंकि यहां ये जो रिबेल्स थे, ये ताकत, इन्हें रशिया का सपोर्ट था, ताकतवर था, ये भारी पड़ रहे थे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। यहां अमेरिकन्स को घुसने का मौका मिल गया, यहां यूरोपियंस को घुसने का मौका मिल गया। और बेवकूफाना लोगों ने, इन बेवकूफ लोगों ने, जो यूक्रेन के बेवकूफ है, वही सीधी सी बात है, अपने कंट्री को 2 सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड बना दिया। अपनी कंट्री को 2 सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड बना दिया और बनने दिया। और जब 2 सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड एक कंट्री बन जाती है, तो यूक्रेन का हाल होता है कि देश एक तरफ सिविल वॉर यानी गृह युद्ध से जूझ रहा है, दूसरी तरफ, एक तरफ सिविल वॉर यानी गृह युद्ध, और दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो अमेरिका और रशिया अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दुनिया लड़े या ना लड़े, यहां अगर ये दोनों देश लड़ेंगे तो इस देश की बर्बादी होना तय है। एक बेवकूफाना डिसीजन ने मतलब विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले लोगों ने अपने देश को कैसे आग लगा दी, वो यूक्रेन से सीखें, यूक्रेन से सीखें। अब दोस्तों, आगे यूक्रेन का हाल क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। समय के लिए तो यही कहा जा सकता है कि अभी के लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि और कुछ हो या ना हो, दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़े या ना बढ़े, यूक्रेन बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। आगे आने वाला समय बुरा होगा। अब वो कितना बुरा होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, या भविष्य ही बताएगा। तो समय के अनुसार इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।